सो हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के क्वेश्चंस की, और हम 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। बात करने वाले हैं हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की इस वीडियो में। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाद पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन सम मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इस वीडियो में देखेंगे 4 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके नीट एंड जेईई दोनों के लिए बहुत 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 ज़रूरी होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले हम ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 14 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अगर आपने अब तक के पुराने 13 वीडियोस नहीं देखे हैं, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले आप जाके वो सारे वीडियोस एक सीक्वेंशियली एक के बाद एक देखते चलें, हर एक वीडियो के साथ अपने नोट्स बनाते चलें, और हर नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले पुराने वीडियो के बनाए हुए नोट्स जो है उसको ज़रूर देख लें, बिकॉज हर एक चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। मैं आपको राइट फ्रॉम फर्स्ट वीडियो ये चीज़ रिपीट करते आ रहा हूँ कि हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, और इसीलिए अगर आप हर चीज़ को समझना चाहते हो तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, हर एक वीडियो के नोट्स बनाते चलो, एंड दैट वे आप सीक्वेंस के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, एंड दिस कैन बिकम वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर अगर आपने इसका सब कुछ कवर कर लिया। राइट है क्या? अब बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ एक और कॉमन रिमाइंडर जो कि मैं हर वीडियो में आपको देते आ रहा हूँ कि अगर आप अपने कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज़ कॉपी और पेन निकाल लो। साथ ही साथ जैसे जैसे अब हम आगे 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को पॉज करना, पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, एंड देन उसके बाद रिज्यूम करके आंसर चेक करना कि आपका आंसर सही है या नहीं है, और आपने कौन से मेथड से उसको सॉल्व किया और मैं इसको किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। सही है? इसके पहले के जो हम पूरे 13 वीडियोस देख चुके हैं, उन 13 वीडियोस में जो भी आपने नोट्स बना रखे होंगे वो नोट्स भी एक बार रिवाइज कर लेना बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद दिस, सो दैट आपको कहीं पे भी बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन ना हो, कहीं पे भी आप अटको नहीं, और ये सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली आपकी कवर होती चली जाए। सही है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला, इफ 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 एंड इक्वल masses has suspended from a common point with strings of length L such that the 2 strings form angle θ1 and θ2 with the vertical respectively. Find the relation between θ1 and θ2 and given that Q1 is greater than Q2. ध्यान देना इस बात को। यहाँ पे मुझे सवाल में क्या बोला हुआ है, पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये मैंने एक सीलिंग बना दी, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से 2 स्ट्रिंग पे 2 अलग अलग चार्जेस जो है वो सस्पेंडेड है। ठीक है? एक का चार्ज है Q1, दूसरे का चार्ज है Q2, जिनमें से Q1 बड़ा है Q2 के कंपैरिजन में। ठीक है? ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो 2 स्ट्रिंग्स है, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल गिवन है θ1 एंड दूसरा एंगल गिवन है θ2। सही है क्या? और साथ ही साथ ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो L है दोनों के लिए। करेक्ट है? ओके सर, कोई तकलीफ़ नहीं यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि अगर Q1 Q2 से बड़ा है तो θ1 और θ2 में रिलेशन क्या होगा। नाउ दिस इज़ प्योरली इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पाओगे तो इसका आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो। कैसे बताता हूँ, ध्यान से देखो इस बात को। हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है था पिछले वीडियोज़ में, जहाँ पे हम ऐसे केस के लिए इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनाते थे, और उस केस में भी मैंने जैसा बताया था वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। करेक्ट है? एक नीचे वेट mg एक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। करेक्ट? ये 3 ही फोर्सेस है जो इस चार्ज पे एक्ट कर रहे होंगे। सिमिलरली वो यही 3 फोर्सेस जो है वो दूसरे चार्ज पे भी अप्लाई हो रहे होंगे। अब यहाँ पर देखने वाली एक बात ये है कि यहाँ पे Q1 और Q2 में से कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, जो Fe की वैल्यू है, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, वो तो सेम आएगा, है ना? ये हम ऑलरेडी कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। सही है क्या? Fe की जो वैल्यू है, ये दोनों Fe की वैल्यूज़ चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो, दोनों के लिए इक्वल होगी। साथ में मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल मासेस है, तो दोनों का mg जो है वो भी सेम होगा। सही है क्या? तो mg दोनों का सेम है, Fe सेम है, और दोनों स्ट्रिंग्स में भी अगर आप देखो तो अगर Fe और mg सेम है तो इनका टेंशन भी सेम हो जाएगा, और इस तरीके से दिस एग्जैक्टली बिकम्स अ सिमेट्रिकल सिस्टम, है ना? और ये सिंस सिमेट्रिक सिस्टम बन गया तो डेफिनेटली θ1 और θ2 कैसे होंगे? इक्वल होंगे, तो इसका आंसर डायरेक्टली θ1 इज इक्वल टू θ2 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट।
अब आप बोलोगे सर ये किस टाइप का सवाल था, इसको हमको कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा है, कैसा आंसर आया और क्या इससे सवाल जेई या नीट में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बेसिक फंडामेंटल सा जो चीज़ गिवन है और जिसके बेसिस पे सॉल्व हो रहा है वो ये कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट होते हैं दो चार्जेस के बीच में। दैट इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट विच वाज यूज्ड हियर। यहाँ पे ये जो आपको गिवन पार्ट है ना कि Q1 Q2 से बड़ा है, ये एग्जैक्टली वो पार्ट है जहाँ से वो आपके लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, जहाँ से वो आपको ये देखना चाह रहे हैं कि Q1 Q2 बड़ा है। ये देखने से कहीं आप θ1 θ2 के बीच में रिलेशन को अनइक्वल कहीं किसी तरीके से विजुअलाइज या प्रूव तो नहीं कर देते। सही है क्या? तो बेसिकली आपको समझने वाली बात यह है कि जब तक आप फंडामेंटल्स पे बहुत स्ट्रांगली स्टिक करके रखोगे, जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वहाँ, तब तक आपके लिए सवाल सॉल्व करना बहुत आसान है। θ1 और θ2 इक्वल आएगा, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्यों इक्वल आया? क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने बोला, ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ये हो जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि mg दोनों का सेम है, fe दोनों का सेम है, टेंशन ऑफकोर्स सेम लगेगा क्योंकि तीन ही फोर्सेस दोनों पे लग रहे हैं। सिंस सारे फोर्सेस सेम है तो पूरा का पूरा जो फिगर है वो सिमेट्रिक हो जाएगा और मेरे लिए θ1 और θ2 की वैल्यू सेम हो जाएगी। हाउएवर जब जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ूंगा, विच इज़ अगेन सिमिलर टू द फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे बोला टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड मासेस m1 m2। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिचुएशन को चेंज कर दिया। पिछले सिनेरियो में यहाँ पे देखो दोनों का जो मासेस है वो इक्वल मासेस था और इनके मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 थे। सही है क्या? अब इस सिक्स्थ क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, सिक्स क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ कि यहाँ पे अब मैं चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल ले रहा हूँ और मासेस जो है उनको m1 और m2 ले रहा हूँ। मतलब मासेस अब अलग अलग ले रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों का मास अलग अलग है, चार्ज दोनों पे सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बाकी पूरा सवाल एज इट इज़ है। अब θ1 θ2 में क्या रिलेशन होगा ये मुझे पूछा गया है। m1 इस केस में बड़ा है m2 से। सही है, तो सबसे पहले मैं एक बार फटाफट से डायग्राम बना देता हूँ इस चीज़ का। अगेन सेम टू सेम डायग्राम जो हमने वहाँ पे बनाया था। यहाँ पे एक सीलिंग है, यहाँ पे मेरे एक कॉमन पॉइंट से दो चार्जेस जो है वो सस्पेंडेड है, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L हो जाएगी, यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L। सही है क्या? दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों पे Q ही चार्ज लग रहा होगा, लेकिन दोनों के जो मासेस है वो अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वेट लगेगा वो m1g लगेगा, लेकिन यहाँ जो लगेगा वो m2g लगेगा। सही है क्या? क्योंकि मासेस अलग अलग है। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूँ तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो Fe होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो भी Fe होगा। राइट, क्योंकि ये चीज़ अगेन जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि कभी भी दो चार्जेस है उनके बीच में जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा, दोनों चार्जेस पे एक्ट करने वाला। सही है, तो इस पे Fe जो है वो भी सेम लग रहा है। टेंशन फोर्स हो सकता है अलग अलग हो सकता है सेम हो, है ना। अगर इवन इफ मैं दोनों के टेंशन फोर्सेस को मान लेता हूँ कुछ T1 T2 वैल्यूज़। सही है, क्योंकि अलग अलग मानना पड़ेगा क्योंकि Fe भले ही सेम है लेकिन m1g और m2g जो है वो अलग अलग है, उस वजह से टेंशन की वैल्यू भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पे θ1 और θ2 का रिलेशन क्या होगा ये जब मुझे पूछा गया है तो यहाँ पे मुझे बताओ कि सिनेरियो कैसे चेंज होगा। क्या यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा फिगर सिमेट्रिक हो जाएगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ Fe जो है वो तो सेम है ज़रूर, लेकिन m1g और m2g जो है ये अलग अलग है ना, दोनों के मासेस अलग अलग है, जिनमें से m1 जो है वो बड़ा है। m1 बड़ा है तो मतलब m1g जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। m1 भारी होने की वजह से वो ज़्यादा नीचे आएगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू m2। तो m2 थोड़ा ऊपर ही रहेगा, m1 जो है वो थोड़ा ज़्यादा नीचे झुका हुआ रहेगा। राइट, तो मतलब m1g की जो वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, m2g के कंपैरिजन में। एंड दैट्स वाई अगर आप इसको देखो तो बाकी सारे फोर्सेस को अगर मैं सेम भी मान लूँ तो m1g बड़ा होने की वजह से जो θ1 एंगल है, अब यहाँ पे एक इमेजिन करो ये वर्टिकल लाइन है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ वाला मास अगर ज़्यादा भारी होगा तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाने से एंगल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये एंगल जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगेन अगर आप विजुअलाइज सही से करो तो यू कैन डायरेक्टली राइट कि θ1 जो है वो छोटा होगा किसके कंपैरिजन में, θ2 के कंपैरिजन में। राइट है क्या? तो बेसिकली टेंशन फोर्स जो है, टेंशन फोर्स तो एज ए रिजल्टेंट आ रहा है क्योंकि टेंशन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना। टेंशन अपने आप को इस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, आपका mg कितना है। लेकिन बेसिकली जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी दोनों चार्जेस की वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सिर्फ दो फोर्सेस के ऊपर, कि mg
और mg क्या है और fe क्या है, राइट। अब fe दोनों में सेम है, m1g और m2g जो है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे किस तरीके से सेट होगा। m1g बड़े होने की वजह से वो ज़्यादा नीचे तक आएगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा और इस वजह से θ1 की वैल्यू थोड़ी छोटी रहेगी एज कम्पेयर टू θ2 एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट। सही है क्या? सो आई होप 5th और 6th क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। हमने कैसे इसको सॉल्व किया विदाउट इवन सॉल्विंग एनीथिंग। अगर इसको हम सही से विजुअलाइज कर ले तो वी कैन डायरेक्टली टेक दी आंसर। सही है, ऐसे सवाल आते हैं, कई बार नीट में भी इस तरीके के सवाल आए हुए हैं, आते भी हैं, और जेई में भी ऐसे सवाल ज़रूर डेफिनेटली आ सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट्स जो है उसको बहुत अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट्स को स्टिक करके रखो, अपना विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू 12th फिजिक्स वाले वीडियो में भी ऑलरेडी बताया रखा है कि 11th और 12th फिजिक्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि 11th फिजिक्स में आप चीज़ें जो है वो अपने आंखों के सामने देखते हो, वो सब कुछ हो रहा है ना, ग्रेविटेशन है, रोटेशन है, फ्लूइड है, ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो 11th स्टैंडर्ड में वो सब आप अपने आंखों के सामने देख सकते हो। लेकिन 12th फिजिक्स जो है यहाँ पे आपको बहुत सारा विजुअलाइजेशन पिक्चर में लाना पड़ेगा और उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इसीलिए भी मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली इस 14th वीडियो पे आ चुके हो और अगर आपने पहले के 13 वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो अहेड, प्लेलिस्ट को ओपन करो और एक के बाद एक सीक्वेंशियली सारे वीडियोस देखना स्टार्ट करो, सो दैट आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए और कॉन्सेप्ट जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान होते चले जाएगा। सही है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ़ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल masses which are suspended from a common point with string of length L are released from an angle of 60 degree with the vertical each and they come to an equilibrium at 45 degree, find the tangential acceleration of the two charges। क्या बोला है ध्यान से समझना। बिफोर आई स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम पहले मैं आपको सवाल समझा दूँ। एक सीलिंग है, राइट, वहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से 2 थ्रेड्स है और 2 थ्रेड्स पे मैंने 2 चार्जेस को सस्पेंड कर रखा है। सही है, जैसा अभी तक हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे, सेम वैसे ही सिनारियो। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें ध्यान से देखना कि रिलीज्ड फ्रॉम एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे है, ऐसा मैंने उनको पकड़ा और वहाँ से उसको छोड़ दिया। जैसे ही मैंने उस पॉइंट से छोड़ा जहाँ पे वो वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहे थे, वो नीचे आएंगे, राइट, वो नीचे आएंगे, लेकिन क्या साथ में आके पूरे तरह चिपक जाएंगे? नहीं चिपक सकते। क्यों नहीं चिपक सकते? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो जैसे ही मैंने उनको 60 डिग्री के एंगल से छोड़ा वो नीचे आए, लेकिन 45 डिग्री, जब दोनों 45 डिग्री पे थे वर्टिकल से, वहाँ पे आके रुक गए, वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गए, राइट। तो ये 60 से 45 जो नीचे आए, इस पूरे मोशन में इनका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, ये मुझे सवाल में पूछा गया। सही है, तो 2 सिनारियोज है, एक 60 डिग्री पे जो मेरा इनिशियल पोजीशन और एक 45 डिग्री पे जो कि मेरी फाइनल पोजीशन है, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? तो सबसे पहली चीज़ मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ था? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आया हुआ था। सही है, तो पहले मैं फाइनल पोजीशन को एक बार विजुअलाइज करता हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है ना, वहाँ पे कुछ भी मोशन नहीं हो रहा, वो अब स्टेबल स्टेट में आ चुका है। तो पहले मैं फाइनल स्टेट में क्या सिनारियो बन रहा है वो ड्रॉ करता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ एंड देन बेस्ड ऑन दैट फिर मैं चलूँगा इनिशियल स्टेट पे जो कि 60 डिग्री एंगल वाला केस है। सही है, देखते हैं इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये मेरे पास आ गया क्या, सीलिंग। यहाँ पे मेरे पास एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से 2 चार्जेस सस्पेंडेड है, करेक्ट है क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो इसका भी चार्ज क्यों, इसका भी चार्ज क्यों, इक्वल मासेस भी है तो इनका दोनों का मास भी सेम है, राइट। वर्टिकल से अगर आप देखो तो वर्टिकल से इनका एंगल कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री पे आके रुक चुके हैं। सही है, तो 45 डिग्री मतलब मैं इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुके हैं, ये इस तरीके से मैंने इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है और यहाँ पे भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है। सही है क्या? चलो अब बात करते हैं फोर्सेस जो एक्ट कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चार्ज पे। अब अगेन ये बहुत सिमेट्रिकल सा फिगर है तो मैं एक ही साइड में सॉल्व करूँगा, सेम टू सेम चीज़ दूसरे साइड भी अप्लीकेबल रहेगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स नीचे एक्ट करेगा mg। सही है, मैं mg लिख रहा हूँ, m1g1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का मास भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है। तो mg इस पर नीचे एक्ट करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, राइट, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और एक यहाँ पे टेंशन फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। सही है क्या? अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टेंशन फोर्स है इस टेंशन फोर्स के 2 कंपोनेंट तोड़ दूँ, है ना। हम ऐसा ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में काफ़ी बार कर चुके हैं। ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, तो आई कैन राइट ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा t cos
45 डिग्री, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बन जाएगा टी साइन 45 डिग्री। सही है क्या? क्यों? क्योंकि वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल था, तो टी का जो वर्टिकल के साथ में कंपोनेंट बनेगा वो टी कॉस 45 हो जाएगा, और जो दूसरा बचा हुआ कंपोनेंट रहेगा वो टी साइन 45 हो जाएगा। क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ टी कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू वॉट? इज इक्वल्स टू mg, और मैं लिख सकता हूँ टी साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू वॉट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। करेक्ट है क्या? अच्छा, यहाँ पे cos 45 1/√2 होता है, तो t/√2 की वैल्यू क्या हो गई? mg हो गई। और यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, अगेन ये भी t/√2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच का? दो चार्जेस के बीच का। कितना आएगा? kq² अपॉन, अच्छा यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा, तो डिस्टेंस कितना है? 2x का स्क्वायर। यहाँ पे मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन x मुझे फिलहाल पता नहीं है, तो x मैं फाइंड आउट करूँगा। साइन थीटा की हेल्प लेते हैं। साइन 45 डिग्री कितना होगा? साइन 45 डिग्री विल बी 45 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, दैट इज़ x, और अपॉन हाइपोटेनस दैट इज़ l। तो मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? x मेरा क्या बन जाएगा? l साइन 45 डिग्री। सही है? आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, वो जो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसमें से मैंने एक ट्रायंगल लिया, उसमें साइन 45 डिग्री लगाया। साइन 45 विल बी ऑपोजिट साइड, दैट इज़ x अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ l। तो x अपॉन l मुझे साइन 45 की वैल्यू मिल गई, जहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई l साइन 45। सेम चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, मुझे t/√2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? kq² अपॉन 2x की जगह आई कैन राइट l साइन 45। अब साइन 45 इज़ 1/√2 अगेन, तो इसको मैं 2l/√2 लिख सकता हूँ। करेक्ट, और ये इसका क्या आ जाएगा? होल वाला स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, दोनों t/√2 की दो वैल्यूज़ है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो mg की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई kq² अपॉन, ये आ जाएगा 4l², और नीचे वाला √2 जो है उसका स्क्वायर होकर 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल होके 2 हो जाएगा, एंड आई गेट mg इज इक्वल्स टू kq² अपॉन 2l²। सही है क्या? तो ये एक मुझे इक्वेशन मिल गया, ये एक मुझे कंडीशन मिल गई mg और kq² अपॉन 2l² के बीच का रिलेशन। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट जो है इनके बीच का एक काइंड ऑफ रिलेशन सा मुझे मिल गया है। हो सकता है इसकी कहीं आगे हमको ज़रूरत पड़े, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के अपने पास रख लेंगे। लेट्स मूव अहेड, एंड नाउ मैंने फाइनल स्टेट जो है उसको सॉल्व कर लिया, उसके ऊपर से मैंने एक इक्वेशन निकाल लिया। नाउ लेट्स लुक एट द इनिशियल स्टेज, और वहाँ से हम देखेंगे कि इनिशियल स्टेट में जब हमारा ये पूरा सिस्टम था तो वहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ रहा होगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं फिर से एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम कैसा दिखेगा? ये बन गया वापस सीलिंग। अभी मैं जो बना रहा हूँ वो इनिशियल सिचुएशन बना रहा हूँ। इनिशियल सिचुएशन में यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q, इसका भी मैग्नीट्यूड Q। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 60 डिग्री पे, राइट, ये 60 डिग्री है वर्टिकल से एंगल। यहाँ पे अगर आप देखो, इसको आप चाहो तो आप y और y मार्क कर सकते हो, करेक्ट है। इसको आप L बोल दो, ये स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है, करेक्ट। और यहाँ से अब अगेन अगर आपको y की वैल्यू लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हो? y की वैल्यू आप लिख सकते हो L साइन 60 डिग्री, विच इज़ नथिंग बट साइन 60 इज़ √3/2, तो √3l/2 हो जाएगी y की वैल्यू। सही है, ये मैंने पहले से निकाल के रख ली, बिकॉज लास्ट केस में भी हमको निकालना ही पड़ा था, इसलिए मैंने निकाल के बस रख लिया है। ज़रूरत पड़ी तो ठीक, नहीं पड़ी तो ठीक। क्या करेंगे? ध्यान से देखो, अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर वापस से फोर्स लगेंगे, वो फोर्सेस को आप ड्रॉ करते हैं, तो इसमें नीचे कौन एक्ट करेगा? mg एक्ट करेगा, करेक्ट है। नेक्स्ट चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, Fe, करेक्ट है। और टेंशन की बात करें अगर, तो टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, T, करेक्ट है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से बना के बताता हूँ आपको कि जैसे ही मैं इन दोनों चार्जेस को अपने पॉइंट से रिलीज़ करूँगा, ये किस तरीके से नीचे आएंगे। ये इस डायरेक्शन में है ना, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग की लेंथ, है ना, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग की लेंथ, इस डायरेक्शन में वो नीचे आएंगे दोनों, है ना, इस डायरेक्शन में। और उस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन आ रहा है ये मुझे निकालना है, ये डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मुझे निकालना है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ कि ये जो Fe और mg है ना, इनके कंपोनेंट्स बनाता हूँ अलोंग दिस लाइन, अलोंग द ब्लू लाइन, जिस लाइन के अलोंग मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। सही है क्या? तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ पे बनाता हूँ कि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग आ रही थी, यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये mg जो है ये नीचे एक्ट कर रहा था, Fe जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, करेक्ट है क्या? और यहाँ पे वर्टिकल के साथ में एंगल कितना बनना चाहिए? 60 डिग्री का बनना चाहिए, है ना, क्योंकि वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल है स्ट्रिंग का। और मुझे क्या चाहिए? मुझे कंपोनेंट चाहिए अलोंग दिस लाइन।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, mg जो है mg के दो कंपोनेंट इस तरीके से ब्रेक करूँगा, राइट। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। और ये 60 डिग्री हुआ तो आई कैन राइट दिस एज mg cos थीटा, mg cos 60 बेसिकली, और मैं इसको लिख सकता हूँ mg sin 60 डिग्री। सही है क्या? तो mg sin 60 डिग्री हो गया अलॉन्ग द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में अब वो चार्ज मूव करना स्टार्ट होने वाला है जैसे ही मैं उसको रिलीज़ करूँगा। सही है। और FE के अगर दो कंपोनेंट्स में तोड़ूँ तो इसको मैं किसी और कलर से बनाता हूँ। FE के दो कंपोनेंट्स अगर मैं बनाऊँ तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा। अब इन दोनों में वापस से देखो तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल था तो यहाँ पे एंगल बनेगा 30 डिग्री का। तो आई कैन राइट कि ये जो ग्रीन वाला अलॉन्ग mg cos 60 है वो कंपोनेंट बन जाएगा क्या, FE cos 30 डिग्री, और जो ऑपोजिट साइड में आएगा वो क्या आएगा, FE sin 30 डिग्री। सही है क्या? तो अब मैंने mg का भी एक कंपोनेंट निकाल लिया अलॉन्ग द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करना स्टार्ट करने वाला है, जिस डायरेक्शन में मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, और साथ ही साथ मैंने जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका भी कंपोनेंट निकाल दिया है उस लाइन के अलॉन्ग, राइट। तो बेसिकली जो भी मेरा नेट फोर्स एक्ट करेगा, राइट, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से ही लिख लेता हूँ, जो भी मेरा नेट फोर्स एक्ट करेगा दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, mg sin 60 डिग्री, करेक्ट, mg sin 60 डिग्री क्योंकि उस डायरेक्शन में चार्ज मूव करने वाला है, माइनस FE sin 30 उसको अपोज करेगा, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस FE sin 30 डिग्री, करेक्ट है क्या? यही मेरा नेट फोर्स होगा किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, राइट, जिस डायरेक्शन में मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। ध्यान से देखो, mg मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, राइट। तो ये √3/2 हो जाएगा, माइनस FE की वैल्यू कितनी आएगी, KQ² अपॉन, अब आने वाला है क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, r²। तो मैं r² को क्या लिख सकता हूँ, 2y का स्क्वायर लिखूँ क्या, 2y का स्क्वायर है ना, क्योंकि मैंने y वो दोनों डिस्टेंसेस को मार्क कर रखा है। और यहाँ पे sin 30 आएगा, sin 30 इज़ नथिंग बट 1/2। सही है। तो मैं fnet को आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, fnet इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई विल गेट mg √3/2, ठीक है, कोई टर्म मिस मत करना, ध्यान से देखते चलना, माइनस ये कितना हो जाएगा, KQ² अपॉन 2y की वैल्यू क्या है, √3l/2 है ना। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y का डिवाइड बाई 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2y की वैल्यू कितनी आएगी, √3l का स्क्वायर, दैट इज़ 3l², करेक्ट है क्या, 3l²। और यहाँ पे मेरे पास एक 1/2 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3mg/2 माइनस आई विल गेट KQ² अपॉन 6l², करेक्ट है, 6l² आ गया। और कोई चीज़ मिस हो रही है क्या यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो। सही है, तो यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये एक जो टर्म है वो mg के टर्म्स में है, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में है ना, KQ² के टर्म्स में। अब यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे हम वो रिलेशन यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले से निकाल रखा था, है ना। तो लास्ट पेज पे चलता हूँ, यहाँ पे देखो mg को मैंने किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इधर मैं mg को KQ² अपॉन 2l² से रिप्लेस कर सकता हूँ, या मैं KQ² अपॉन 2l² को mg से रिप्लेस कर सकता हूँ। सही है, मुझे सवाल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं mg के टर्म्स में ही इक्वेशन को रखता हूँ। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन राइट हियर √3/2 mg, करेक्ट, माइनस मैं इसको लिख देता हूँ 1/3 टाइम्स ऑफ KQ² अपॉन 2l²। सही है, मैंने क्या किया, मैंने बस 6 को 3 × 2 करके लिखा। और क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि KQ² अपॉन 2l² जो टर्म है उसी को मैं mg लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा mg/3, तो मुझे मिलेगा √3/2 mg माइनस mg अपॉन 3। इसको बस मुझे क्या करना है, mg को कॉमन निकाल लेना है, mg कॉमन निकाल के मुझे मिल जाएगा √3/2 माइनस 1/3। और इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मुझे डिनोमिनेटर में मिलेगा 6, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 2। सही है क्या, ये वैल्यू किसकी मिली, ये हो गई मेरी fnet की वैल्यू। और fnet को मैं लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही नेट फोर्स निकाल रहा था। तो m से m को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिल जाएगी। तो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में बन जाएगा कितना, 3√3 माइनस 2/6 इंटू g।
तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। तो जैसे ही आपको कहीं पे भी ऑप्शन में दिखे आप इसको धड़ल्ले से टिक कर दो एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सही है। सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी ज़रूर लगा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स लगे मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि हमने 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में आते हैं दोनों चार्जेस, इसीलिए हमने 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगाया एंड दैट वे आई गॉट वन इक्वेशन mg इज इक्वल्स टू kq²/12², जो कि मुझे काइंड ऑफ रिलेशन दे रहा था किस चीज़ के बीच में, वेट है ना, मतलब जो mg वाला टर्म है वो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। तो एक रिलेशन मैंने यहाँ से इस्टेब्लिश किया यूजिंग इक्विलिब्रियम, है ना। बीच में जो कुछ हमने किया वो नॉर्मल मैथमेटिक्स से। उसके बाद में हमने बात की किसकी, इनिशियल केस की, कि 60 डिग्री पे जब आपने उसको रखा और वहाँ से आपने जब उसको रिलीज़ किया होगा तो दोनों चार्जेस जब नीचे आएंगे तो क्या होगा कि वो जिस डायरेक्शन में आने वाले हैं उस डायरेक्शन में मैं एक नेट फोर्स निकाल रहा हूँ एंड दैट विल बी इक्वल टू mg का कुछ कॉम्पोनेंट माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कुछ कॉम्पोनेंट, है ना। तो mg का कौन सा sin 60 वाला कॉम्पोनेंट था along the acceleration, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का sin 30 वाला जो कंपोनेंट था वो था ऑपोजिट टू दैट डायरेक्शन। तो मैंने mg sin 60 माइनस fe sin 30 लिखा, फिर उसमें सारी वैल्यूज़ पुटअप की और मैंने पिछला वाला रिलेशन एक बार यूज़ करके जो kq²/6l² वाला टर्म था उसको भी mg के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया एंड दैट वे आई गेट माई फाइनल आंसर एज 3√3 - 2/6 इंटू g, दैट विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। सही है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा सवाल लेंदी ज़रूर है लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको मेंस में या एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चंस ज़रूर देखने मिल सकते हैं। सही है। तो इसीलिए इस सवाल को मिस मत करना। अगर कहीं पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है वीडियो को पीछे लेके जाओ, एक बार पॉज करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, एंगल की वैल्यूज़ कुछ अपने मन से दूसरी वैल्यूज़ लो और फिर सॉल्व करने का ट्राई करो। बिकॉज ऐसे जो क्वेश्चंस है ये अगर आप स्पीडली कर पाओ तो आप और सही से कर पाओ, है ना। सिर्फ स्पीडली करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सही आंसर लाना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत स्पीडली और फटाफट से एक्यूरेसी के साथ ला सको तो ये आपको पेपर में बहुत ज़्यादा ईज़ कर देंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के इक्विलिब्रियम से आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सही है क्या। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है सो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो। साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना जो आप ही के साथ 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सही है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है सवाल नंबर 8 में, अ पॉजिटिव चार्ज Q1 विथ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r एंड इज मेड टू रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में वर्टिकल सर्कुलर मोशन को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली मिक्सअप ऑफ 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो ऐसे सवाल जनरली आपको जो मिक्सअप ऑफ 2-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये आपको जेई एडवांस वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। Now, if another positive charge Q2 is fixed at the center of the circle, find the minimum initial speed required for charge to be able to complete the revolution. मुझे क्या पूछा गया है, मुझे वैल्यू पूछी है किस चीज़ की, मिनिमम इनिशियल स्पीड की। तो सबसे पहले तो ये सिनारियो का इमेजिन करो, ये एक वर्टिकल सर्कल है। सही है। यहाँ पे इसका एक सेंटर है, सेंटर पे एक चार्ज Q2 लगा रखा है, मैंने फिक्स कर रखा है। सही है। यहाँ से ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में यहाँ पे बॉटम पे एक चार्ज Q1 लगा हुआ है। सही है। ये Q1 जो है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसके साथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाऊँ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेफिनेटली इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिसको मैं u मानूंगा। जैसे ये u वेलोसिटी मैं इसको दूंगा तो ये जाएगा और गोल घूम के ऊपर आएगा टॉप पॉइंट पे। तो टॉप पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी रहेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसको मैं फाइनल वेलोसिटी v मान लेता हूँ। सही है। अब मुझे सवाल में क्या पूछा है कि ये जो चार्ज है इसको जब मैं घुमाने का ट्राई करूँगा तो इसकी मिनिमम इनिशियल स्पीड, मतलब u की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट इट इज़ एबल टू कंप्लीट द सर्कल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट्स आना ज़रूरी है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशंस आपको पता होना ज़रूरी है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं यहाँ पर रेडियस को r मानूंगा, है ना। रेडियस r गिवन है एक्चुअली, है ना। लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो r है, तो r ही इसका रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का। अब देखो कि जब मैं इसको गोल घुमा रहा हूँ तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में इंटर कन्वर्जन होगा। तो मैं सबसे पहले तो लिख देता हूँ क्या, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
राइट। सबसे पहले तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक इक्वेशन लगा देता हूँ इसमें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके मैं क्या बोल सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा वही मुझे क्या देगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, पहले चार्ज नीचे था, अब चार्ज ऊपर जा रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। सही है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया है, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो आएगा कितना, mgh है ना, mgh आता है, लेकिन h कितना हो जाएगा, मैं बॉटम से ऊपर जा रहा हूँ तो आधा डिस्टेंस r, ऊपर भी आधा डिस्टेंस r, तो टोटल जो हाइट है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो हाइट टोटल अटेन हुई है वो कितनी हुई है, 2r हुई है। सही है, कितनी हुई है, 2r। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा mg 2r। सही है। अच्छा, एक बात और देखना कि यहाँ पे जो चार्ज गया है वो ऊपर गया है और जो ग्रेविटी लग रही है वो नीचे है, तो यहाँ पे मुझे लगानी पड़ेगा क्या, माइनस। सही है। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हो जाएगी v² माइनस u²। सही है। अब इस बात को ध्यान से देखो कि हाफ m v² माइनस u², ये क्या है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, और mg2r जो है ये क्या है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है। आप ये माइनस साइन को इस तरीके से भी देख सकते हो कि इसमें अगर आप माइनस साइन इस साइड ना लगाओ तो आप माइनस साइन इस साइड भी लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कम हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो आप दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हो कि या तो दोनों में से किसी भी एक साइड आप माइनस साइन लगा सकते हो, इट इज़ करेक्ट। सही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2mgr जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई कैन राइट दिस एज हाफ m, और यहाँ पे मैं माइनस साइन को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा u² माइनस v²। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा 4mgr इज इक्वल्स टू mu² माइनस mv²। सही है। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया जिसको मैं बना के अपने पास रख देता हूँ, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत आगे पड़े। सही है। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूँगा, पहले तो ये चार्ज जो है जब टॉप पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं वो देख लेते हैं। फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, ध्यान से देखो। एक फोर्स इस पे नीचे साइड में लगते रहेगा, टेंशन फोर्स है ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है, तो एक टेंशन फोर्स नीचे लगते रहेगा। एक और फोर्स जो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वो क्या लगेगा, वेट है ना, वेट ऑफ कोर्स हमेशा नीचे ही लगेगा। तो टेंशन और mg जो है ये 2 फोर्सेस है जो नीचे साइड में एक्ट करेंगे जब चार्ज टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा। दूसरे और कौन से फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे होंगे, ध्यान से देखो। एक फोर्स बाहर साइड एक्ट करेगा, कौन सा, mv²/r। ये कौन सा फोर्स हुआ सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, जब भी कोई चार्ज गोल गोल घूमेगा तो उसके ऊपर एक सूडो फोर्स आएगा जो इसको बाहर धक्का देगा, वो हो जाएगा mv²/r जो इस पर एक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स, कोई बता सकता है क्या, यस ये है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि Q2 मेरा सेंटर पे फिक्स्ड है और ये खुद जो घुमा रहा हूँ मैं वो खुद भी एक चार्ज है, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी तो होगा। सही है। तो जब ये चार्ज नीचे से ऊपर पहुँचेगा तो ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो बेसिकली अगर आप इस सिनेरियो को देखो तो इसमें ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक mv²/r मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक टेंशन फोर्स और दूसरा वेट फोर्स। सही है क्या, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूँगा, इनको इक्वेट कर सकता हूँ। इक्वेट करता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे चल के, है ना, नेक्स्ट पेज पे चल के मैं लिख देता हूँ Fe की जो भी मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्लस mv²/r मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, T + mg के। सही है क्या, तो मैं लिख सकता हूँ T + mg। यहाँ पे मैं टेंशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। टेंशन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस mv²/r माइनस mg। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ये लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, है ना। सही है। r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस जो रेडियस के बराबर होगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, mv²/r। ठीक है, ये कैपिटल R आएगा, स्मॉल r नहीं आएगा, करेक्ट है, माइनस m × g। सही है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ अगर ध्यान से देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही कोई भी पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचे उस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, उस पॉइंट पे टेंशन जो होता है वो हमेशा इट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। क्यों सर, क्योंकि अगर टेंशन नेगेटिव हो गया या अगर टेंशन 0 से कम हो गया तो वो आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगा, है ना। जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा
सिंस स्ट्रिंग में कोई टेंशन फोर्स ही नहीं बचेगा, वो नीचे आके गिर जाएगा, है ना। तो किसी भी चीज़ को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू करते रहने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर उसकी जो मिनिमम टेंशन की वैल्यू है वो जीरो हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, है ना। तो जीरो या उससे बड़ी होनी चाहिए किसकी वैल्यू, टेंशन की वैल्यू। तो टेंशन की ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, मैंने इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ। मैं इस पूरे इक्वेशन को पहले तो आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे मुझे क्या मिलेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर प्लस mv² माइनस mgr, दिस शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो mv² आ रहा है ना, मुझे v के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बना रखा है, इस इक्वेशन का यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं mv² की वैल्यू लिख देता हूँ। mv² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा mu² माइनस 4mgr, करेक्ट है क्या। ये वैल्यू को मैं उठा के वहाँ पे पटक देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी आगे के पेज पे बढ़ेंगे, हाँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर प्लस mv² की वैल्यू कितनी है, mu² माइनस 4mgr, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा mu² माइनस 4mgr, और यहाँ पे एक माइनस mgr पहले से एग्जिस्ट करता था, ये हो जाएगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से मैं एक और चीज़ क्या लिख सकता हूँ, मुझे के Q1 Q2 अपॉन आर मिलेगा प्लस mu² मिलेगा, माइनस 4mgr माइनस mgr विल बी माइनस 5mgr, करेक्ट है क्या, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। तो mu² की वैल्यू कितनी होगी, मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, सही है, तो मुझे अब मैं धीरे धीरे मैं u निकालना चाह रहा हूँ, ये सारे सिचुएशंस है, सही है। तो मुझे mu² की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे मिलेगा 5mgr माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर, करेक्ट है क्या। तो यहाँ से आई कैन राइट u² जो है मेरा वो हो जाएगा कितना, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5rg माइनस के Q1 Q2 अपॉन mr, और u की वैल्यू हो जाएगी क्या, अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पूरा अंडर रूट में 5rg माइनस के Q1 Q2 अपॉन mr, सही है। एंड दिस वे मुझे क्या पता चला कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वो इस वैल्यू से इक्वल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो मेरा आंसर आया है अंडर रूट ऑफ 5rg माइनस के Q1 Q2 अपॉन mr, यही क्या हो जाएगी, दिस विल बी द मिनिमम इनिशियल स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज टू बी एबल टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन, सही है ना। क्योंकि अगर इससे कम वेलोसिटी हो जाएगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके उसके पास सफिशिएंट टेंशन बचेगा ही नहीं टू कंटिन्यू द सर्कल, और वो आधे सर्कल पे जाके ही वो चार्ज नीचे गिर जाएगा, सही है। सो आई होप इस सवाल में हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखना, मैं अगर पीछे जाऊँ और आपको एक बार क्विकली रिवाइज कराऊँ तो ये ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमने इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए था। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन लगाया जहाँ पे मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का ही कन्वर्जन होकर काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ये बताया, और उसके बेसिस पे मैंने एक इक्वेशन बना लिया। जैसे ही वो इक्वेशन बन गया, अब मैंने चार्ज जब टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दैट वर्टिकल सर्कल पहुंचेगा तो वहाँ पे उसके ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो सारे फोर्सेस ड्रॉ किए। जैसे ही वो सारे फोर्सेस ड्रॉ करके हो गए, मैंने वहाँ क्या किया, मैंने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इक्वेशन क्या होंगे इक्विलिब्रियम के। तो वहाँ पे मुझे मिल गया कि Fe और mv²/r है ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बाहर लग रहा है, साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर लग रहा है। तो ये दो फोर्सेस वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेंगे और mg और t नीचे एक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने पहले टेंशन की वैल्यू निकाली। टेंशन मुझे पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए इट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। सारी वैल्यूज़ इसमें पुटअप की जो हमने पहले इक्वेशन से भी बना रखी थी, वो वाली भी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुटअप कर ली, एंड दैट वे आई गॉट माई minimum value of initial velocity which is required for the charge to be able to complete the revolution. आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल में आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे करना, ये क्वेश्चन को फिर से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना, एक बार खुद से सॉल्व करके देखना। हो सकता है आपका मेथड इसको सॉल्व करने का कुछ और हो। टिल द टाइम यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर सेम, सारा कुछ जो आपने किया है वो सही है ना। तो आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे आप वो मेथड से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपका आंसर जो है वो सही आना चाहिए, सही है। ये सवाल में मैंने आपको ये भी रिपीटेटिवली बता दिया कि हमने किस स्टेप पे कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, और
आई होप कि इस चीज़ से आपको ये भी समझ में आएगा कि पुराने जो भी लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ा लंबा तो चला गया है ना हमारे बाकी सारे वीडियोज़ की लेंथ के कंपेरिजन में, लेकिन दैट वॉज बिकॉज क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे। सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद इट, and I'll see you again in the next video with some new concept. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.